हमने लास्ट क्लास कहाँ तक की बातें की थी, किसी को याद हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने अकाउंट थे? 2। कौन कौन से? पीपीएफ और ये सुकन्या। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि। सुकन्या। आपको अगर एक अकाउंट अभी खोलना हो तो कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं इन दोनों में से? पीपीएफ। पीपीएफ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 600 रुपए हैं, क्या मैं पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूं? यस सर। पक्का? हाँ, क्यों 500 मिनिमम है। क्यों पीपीएफ के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए ना? वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है सर। मैक्स। अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, पीपीएफ के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख, और सुकन्या के लिए कितना है? सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया? नहीं सर। वीडियो दिख रहा है ना? यस सर। ओके, मेरे को ये बताओ कि करंट अकाउंट में क्या वो एडिशनल फीचर है जो किसी और अकाउंट में नहीं है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, गुड। ओवरड्राफ्ट। वैभवी डुम्बी बोली, वैभवी मेरी आवाज आ रही है आपको? वैभवी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। मेरे को ये बताइए कि टीडीएस क्या होता है और कौन से अकाउंट पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है? व्हाट इज टीडीएस? टीडीएफ। टीडीएस नाम सुना लागे या अजूबा लागे हो? आपकी पहली क्लास है आज? नो सर। टीडीएस का नाम सुना है इससे पहले मेरे मुंह से किसी क्लास में? वह भी आपसे पूछ रहा हूँ, टीडीएस का नाम सुना है क्या इससे पहले? एक्चुअली सर बीच में मैंने एक क्लास स्किप किया था। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई। ठीक है, कौन सी क्लास में आप थी? वो क्लास का नाम बताइए, उस क्लास की टॉपिक बताइए। मैंने लास्ट क्लास अटेंड की थी। अच्छा, 3 उस तारीख लास्ट की। उस लास्ट क्लास में कितने अकाउंट की हमने बातें की थी? एफडी और टीडीआर का, टर्म हाँ। डिपॉजिट, आरडी, हाँ। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसएसए, हाँ। वो समृद्धि, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और फॉर्म सुकन्या 62। समृद्धि अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में क्या मैं एक साथ 1.5 लाख रुपए भर सकता हूँ? Can I deposit 1.5 lakh at once in Sukanya Samriddhi account? हाँ सर, मतलब उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक 250। साथ क्या मैं सुकन्या समृद्धि? सर वॉइस आपका बीच में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 है, एक साथ में भर सकता हूँ, गुड, ठीक है। लेकिन जो क्लास मिस कर जाते हैं आप लोग और नहीं जुड़ पाते हैं किसी भी कारण से XYZ, तो वो क्लास आपके YouTube पे अपलोडेड है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। ऐसे क्लास मिस कीजिएगा तो फिर आधी अधूरी नॉलेज लेके क्या करना है? महेश्वर दादर, महेश्वर आवाज आ रही है क्या? यस सर। आप कौन सा क्लास में थे प्रेजेंट? सर लास्ट क्लास में था। ओनली लास्ट क्लास? यस सर, न्यू ज्वाइन। पीपीएफ अकाउंट का फुल फॉर्म बताओ। तो छोटी सी बात, नए स्टूडेंट है, छोटी सी बात, फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ। सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा है, 80 साल का व्यक्ति क्या ये पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है? पर्सन हैविंग एज मोर देन 60 years, 70 years, 80 years or about to die, can he open PPF account or not? यस सर। खोल सकता है? हाँ सर, इनकम टैक्स 80C। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन इनकम टैक्स नहीं है, मेरा क्वेश्चन है 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति क्या पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है? यस, यस सर।
कैसे, ये तो मैंने कर बताया सकते हैं ही, सर। अपने मन से कैसे बता रहे हो? ये बातें तो मैंने बताई ही नहीं थी लास्ट क्लास, तो अपने मन से कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि हम खोल सकते हैं? हाँ सर, सर नहीं बताए थे। हाँ, तो कैसे आपने बोला कि 80 साल का व्यक्ति खोल सकता है अकाउंट? तो आई थॉट मैंने लिखा नहीं है शायद इसलिए। ठीक है, आप जाने अगर मैंने कोई भी उम्र दायरा नहीं लिखाया है, इसका मतलब उसके लिए कोई भी एज सीमा नहीं है, कोई भी खोल सकता है। मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में क्या एज लिमिट लिखाया था? हाँ सर। इसका मतलब वहां पे एज लिमिट बार था, कुछ तो कारण थे जो मैंने लिखाया। जिसमें नहीं लिखाया है उसमें एज की कोई भी अवधारणा नहीं है, कोई भी खोल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए एज, या करंट अकाउंट खोलने के लिए एज, या एफडी अकाउंट खोलने के लिए एज, उस समय सोचने हमें लगना है कि सर ने तो ये लिखा है नहीं कि 18 साल का होना चाहिए या 21 ईयर्स की होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई भी एज की अवधारणा नहीं है। इस कारण से मैंने मौन रखा था, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। चले शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। और पहला जो कम से कम 5-6 अकाउंट तो खत्म करेंगे हम, उस पहले अकाउंट का नाम है HUF। ध्यान से सुने सर, उतनी। हेलो सर। बोलो। हाँ, ये IMPS का लिमिट बढ़ा दिया है ना सर? 2 लाख था, 5 लाख कर दिया। हाँ, 5 लाख कर दिया। ठीक है, जब करंट अफेयर से पढ़ाऊंगा तो ये बातें बताऊंगा कि जो RBI ने है, वो MPCI ने है, वो लिमिट को बढ़ाया है। गुड, अच्छा है, आप पेपर देखते हैं। चलिए, HUF अकाउंट में हम हैं। HUF अकाउंट क्या होता है, एग्जामिनेशन के मद्देनजर से 4 बातें हमें HUF में जाननी है। एक तो HUF का फुल फॉर्म, दूसरा HUF अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, तीसरा इस HUF अकाउंट को जो ऑपरेट करता है तो क्या कहते हैं, और इस HUF अकाउंट में जो एसोसिएटेड मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यही 4 बात हमें जाननी है। तो आप जाने कि एक परिवार का अगर कोई बिजनेस है ना, कोई पारिवारिक बिजनेस है और ज्वाइंट फैमिली है, तो वो जिस अकाउंट को खोल सकते हैं उस अकाउंट का नाम है HUF। फुल फॉर्म होता है H फॉर हिंदू, U फॉर अनडिवाइडेड एंड F फॉर फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट आप खोल सकते हैं। दूसरी बात, HUF अकाउंट को जो ऑपरेट करता है, सपोज मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं ही उसको ऑपरेट करूंगा, तो मैं अकाउंट होल्डर कहलाता हूं। लेकिन अगर एक परिवार में 20 लोग हैं, उस 20 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को HUF अकाउंट को ऑपरेट करने का राइट दिया जाता है। और यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि HUF अकाउंट को ऑपरेट करने वाले हु ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं, या फिर लीगल हायर कहलाते हैं, या फिर नॉमिनी कहलाते हैं। मल्टीपल चॉइस आपके पास रहेंगे। तो आप जाने कि HUF अकाउंट को ऑपरेट करने वाला जिस नाम से जाना जाता है, जो मुखिया होता है उस घर का, उसका नाम कर्ता होता है। तो कर्ता इज द होल एंड सोल ऑफ HUF अकाउंट। दूसरी बात मैंने पहले ही बताया कि HUF अकाउंट एक पारिवारिक लिमिटेशन में ही खोले जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्तों के साथ या उसके फैमिली मेंबर के साथ खोल सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरा जो HUF अकाउंट हो सकता है वो मेरे फादर, वो मेरी मदर, वो मेरी अनमैरिड सिस्टर है ना। सिस्टर तभी तक HUF अकाउंट का पार्ट होगी जब तक वो अनमैरिड हैं। तो एक परिवार के लिए अकाउंट ओपन किया जाना फॉर ए फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड HUF, एंड द whole and soul of HUF who are having the legal right to operate HUF account is called कर्ता। दूसरी बात, अगर मेरे फादर हैं तो उस फादर के वंशज का मैं हूं, तो मैं जो कहलाऊंगा वो को पार्टनर कहलाऊंगा। फिर से सुने, मेरे फादर हेड है, मेरे फादर कर्ता है, मेरे फादर उस HUF अकाउंट के होल एंड सोल है, तो मेरे फादर कर्ता कहलाएंगे। और उनके कुल का मैं हूं तो मैं को पार्टनर कहलाऊंगा, क्योंकि जो मेरे फादर का गोत्र था वही मेरा भी गोत्र है, तो मैं को पार्टनर कहलाऊंगा। मेरी सिस्टर भी को पार्टनर कहलाएगी, लेकिन मेरी मदर को पार्टनर नहीं होगी, क्योंकि उनका जो गोत्र है वो अलग होगा, तो उनको हम मेंबर के नाम से जानते हैं। तो सेम गोत्र ऑफ कर्ता विल बी द को पार्टनर इन HUF अकाउंट। अगर को पार्टनर
सेम गोत्र का नहीं है। सपोज मेरी वाइफ होगी तो वो मेरी गोत्र की नहीं होगी, तो वो मेंबर कहलाएगी। मेरी जो मदर होगी वो मेरे फादर के गोत्र की नहीं होगी, तो मेंबर कहलाएगी। तो एक फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए एक तो फैमिली हेड हो गया, और उस फैमिली हेड के जो गोत्र होंगे, सपोज फादर के 2 बच्चे हैं तो दोनों को पार्टनर होंगे, लेकिन उस बच्चे में से एक लड़के की शादी हो गई तो उसकी जो वाइफ होगी वो मेंबर कहलाएगी, मेरी जो मदर होगी वो मेंबर कहलाएगी। सिर्फ इतनी बात जानना है कि को पार्टनर क्या होते हैं, मेंबर क्या होता है, एचयूएफ अकाउंट क्या होते हैं, और कर्ता क्या होता है। इस 4 बातों को समझने में किसको दिक्कत है, फिर से बोलो मेरे को। बोलो, सब समझ गए? अरे सब समझ गया क्या? हाँ सर। क्या बात है, ऐसा तो पहली बार हो गया। यहाँ देखिए, ग्रैंडफादर कर्ता, ये अगर मैं अपने से कर रहा हूं तो फादर क्या होंगे, क्या लिख लूं फादर को? पर्सनल। वेरी गुड, को पार्टनर। इस ब्लड रिलेशन आपने अगर पढ़ा होगा तो फादर की वाइफ मतलब मेरी मदर क्या कहलाएगी? मेंबर। मेंबर। मेंबर, वेरी गुड। इस फादर के मैं, आई या मेरी सिस्टर क्या होंगे हम दोनों? को-पार्टनर। पर्सनल। को पार्टनर होंगे? हाँ सर। ओके, मैं फर्स्ट वहां पे चिन्ह लगा देता हूं। वाइफ क्या कहलाएगी? मेंबर। अरे क्या बात है, वेरी गुड। इतनी बात आप अगर समझ गए। सर आप आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है वॉइस नहीं आ रही है सर। सर। आवाज नहीं आ रही है सर वॉइस नहीं आ रही है सर। सर सर को आवाज ही नहीं जा रहा। सर आवाज नहीं आ रही है सर। एक रुको सेकंड, थोड़ा। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड। अरे सब लोग मैसेज डाल दो, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड स्टूडेंट। कुणाल सर। कुणाल सर। नहीं। आ रही है मेरी अभी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ओके ओके ओके, चलो
लिखे हैं टू रन ए फैमिली बिजनेस, टू रन ए फैमिली बिजनेस वीडियो पॉज हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम आपकी इसमें है, ठीक है। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है। टू रन ए फैमिली ब्रेक हो रहा है बिजनेस, वीडियो। हेलो, to run a family business, the account which is available, the सर account, बोलो। टू रन अ फैमिली बिजनेस उसके आगे से बोल रहे हो? To run a family business, the account which is available, called HUF, फुल फॉर्म लिखे हैं HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं the head of the HUF account, सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। to run a family business, the account which is available called HUF, का फुल फॉर्म लिखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट। नेक्स्ट लिखे हैं द हेड ऑफ द, सर टू रन द फैमिली बिजनेस आगे क्या था? द अकाउंट which is available, called HUF। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द हेड ऑफ HUF/family, कॉल्ड कर्ता, KARTA। अंडरलाइन करें इस बात को, क्लरिकल एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि कर्ता बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो कर्ता का संबंध सिर्फ HUF से होता है, ना कि सेविंग, RD, FD, सुकन्या, NRE, NRO से। तो रिपीट करना ये सेकंड पॉइंट। क्या चीज? द हेड ऑफ द family / account called कर्ता। नेक्स्ट लिखे हैं family members can be treated in same account, known as co-partners. Family members can be treated in same account, known as co-partners, PARCENERS, known as co-partner and members, नोट लिखे नीचे, नोट लिखें co-partners belongs from कर्तास ग्रुप, कर्तास गोत्र। गोत्र समझते हैं? यस सर। हाँ। अदर देन कर्तास गोत्र,
family members other than Karta's Gotra, family member called, क्या कह रहे हैं? मेंबर क्या होते हैं और को पार्टनर क्या होते हैं? बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन. Done, sir. Done, sir. किसी का कुछ छूटा भी? No, sir. नेक्स्ट अकाउंट का नाम लिखा है मैंने SSC. फुल फॉर्म होता है इस अकाउंट का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सर मतलब कैमरा जूम आउट हो गया. सर बोर्ड नहीं दिख रहा है. दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर. आपके इस अकाउंट का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. तो सीनियर सिटीजन के नाम से ही लगता है कितने साल के प्लस के लिए अकाउंट होगा? 60. तो वैसे व्यक्ति जिनका एज 60 प्लस है वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. अगर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं तो कुछ तो खास बातें होंगी ना इस अकाउंट में जो सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट दे रहा होगा. तो खास बात यही है कि ये जो अकाउंट है इसमें मिनिमम जो पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है वो है ₹1000. मैक्सिमम किसी का माइक ऑन है. किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो. माइक ऑन है ऑफ करो. हाँ देखो क्या है कि 60 इयर्स प्लस वाली एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. मिनिमम जो पैसा वो इसमें डाल सकते हैं वो है 1000 और मैक्सिमम जो पैसा इसमें डाला जा सकता है वो है 15 लाख. क्या है इस अकाउंट में एक बार पैसे डाल दिए तो 24 महीने, कहने का मतलब 2 साल इस अकाउंट से पैसे निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि ये लॉक इन पीरियड है. और एज ऑन डेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ में कितना था? पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 7.1. हाँ पीपीएफ से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज 7.4. और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंट है. आप किसी भी बैंक में खोले, किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट पार. एक ही जैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. और ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको एग्जामिनेशन के समय अपडेट करना पड़ेगा कि वेदर स्टिल 7.4 और 7.2 और 7.1 और 7.9, क्योंकि ये भी क्वार्टरली चेंज हो सकता है एज पर डिमांड. जो भी बैंक की डिपॉजिट है या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आएगी उसमें ये वेरिएबल हो सकता है. तो सुकन्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसान विकास पत्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने पढ़ाया नहीं है, और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर आते हैं. इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप चेक करके जाएंगे कि ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने लिखाया था या फिर आपके एग्जामिनेशन के पीरियड में ये चेंज हो चुका है. तो अगर चेंज हो गया है तो आपको अपडेट करके जाना है. बट एज ऑन डेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.4%. जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है, द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस सुकन्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज 5 years which can be extended. ये क्वेश्चन आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर से पूछा जाता है कि सीनियर सिटीजन अकाउंट को कितने साल तक के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो आंसर इज 3 years. मेच्योरिटी पीरियड इज 5 years. सुकन्या का मेच्योरिटी पीरियड कितना था? 21 year ऑफ गर्ल चाइल्ड. पीपीएफ का मेच्योरिटी पीरियड कितना था? 15 years ऑफ अकाउंट.
अगर आप इसमें से पार्शियल ब्रेकअप छोड़ रहे हैं, इसका 18 था, इसका 5 था, तो यहाँ पे जाने की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल है। 5 साल अगर मेच्योर हो गया तो एक बार आप और भी ज्यादा 3 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक बार आपने डाल दिया तो 2 साल तक आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। मैक्सिमम आप 15 लाख तक ही उसमें जमा कर सकते हैं। मिनिमम 1000, 60 इयर्स प्लस के लिए वो अकाउंट होगा। लिखे फटाफट इन बातों को। सर फुल फॉर्म क्या बोले आप? सीनियर सिटीजन? SENIOR, सीनियर सिटीजन। सर वो SC/SS आएगा ना? नहीं, ये जो सी है ना, ये हम काउंट करते हैं सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कहीं आप देखोगे तो लिखा रहता है SCSS, कहीं आप देखोगे तो लिखा आता है SSSC, तो होता फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। लॉक इन तो ये 12 मंथ था ना? लॉकिंग अभी 24 महीने है। सर ये मैच्योरिटी का समझाओ ना। किसका? इसका मैच्योरिटी 5 इयर्स वाला। मैच्योरिटी 5 साल, मतलब कि एक बार 15 लाख रुपए आपने डाल दिया, 7.4% के हिसाब से ये ग्रो करेगा और 5 साल के बाद प्रिंसिपल और ये जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया ये मिल जाएंगे। या फिर जनरली ये जो अकाउंट है ये वो व्यक्ति खोलते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनका जो रिटायरमेंट का पैसा है वो यहाँ पे डालते हैं और क्वार्टरली उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो उनके जो खर्चे हैं, छोटे खर्चे, वो इंटरेस्ट के पैसे से वो चल जाता है। इस कारण से जनरली सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो ओपन किया जाता है तो क्वार्टरली उसमें से इंटरेस्ट वापस बैंक आपके सेविंग अकाउंट में कर देती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपके 5 इयर्स दिस प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ कंपाउंडली जो 7.4 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा वो आपको 5 साल के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। या अगर आप एक साथ नहीं चाहते हैं तो आप जो क्वार्टरली उसका इंटरेस्ट है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में लेके छोटे मोटे खर्चे आपको चला सकते हैं। सर लैकिंग फॉर 2 इयर्स मतलब लॉकिंग का मतलब है कि एक बार आपने अगर पैसे डाल दिए तो क्या आपको वो पैसे मिलेंगे। लॉकिंग का मतलब ताला लगा दिया ना, हमने चाबी मार दिया उसको, पैसे नहीं मिलने वाले। एक बार आपने डाल दिया तो फिर डाल दिया, 2 साल तक आप निकाल नहीं सकते हैं, कोई भी ब्रेकअप नहीं पॉसिबल है। जैसे पीपीएफ अकाउंट में क्या था कि आपने एक बार डाल दिया तो 5 साल तक तो आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद ही पार्शियल विड्रॉल था ना, है ना। तो 5 साल क्या हो गया, पीपीएफ का लॉकिंग हो गया। सीनियर सिटीजन का लॉकिंग कितना हो गया, 2 साल हो गया। एक वंस यू हैव डिपॉजिटेड यू कैन नॉट विड्रॉल इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अप टू 24 मंथ, दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। लॉक हो गया वो पैसा। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस क्या होता है? टीडीएस मैंने बाद में बताया कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है, कोई बताओ क्या होता है टीडीएस? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कब लगता है? सर परसेंटेज कितना है? 40,000 के ऊपर ये 40,000 के ऊपर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो वो यस, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट से इनकम 40,000 से ज्यादा हो रहा है तो ही आपको टीडीएस लगेगा। दिस कॉल्ड टीडीएस, है ना। कि एफडी अकाउंट में लगता है या आरडी अकाउंट में लगता है। 10 लाख का डिपॉजिट आपने किया और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 50,000 हमारा इंटरेस्ट अर्न हुआ 10 लाख के एफडी पे एक साल में, तो 40,000 से ऊपर हो गया तो वहां पे टीडीएस 10% जो है वो लग जाएगा। और पैन कार्ड नहीं है तो कितना परसेंट लगेगा भाई? 20% लगेगा। ओके, ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट समझ में आया? यस सर। 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, एक मेरा कॉल है, फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। 2 मिनट के लिए होल्ड करो।
इस दोनों अकाउंट में कोई दिक्कत? हेलो इस दोनों अकाउंट में कोई दिक्कत? हेलो नो सर। ये लिखा कि नहीं मैच्योरिटी पीरियड 5 years इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years, ये लिखा या नहीं? ये ऑफिसर लेवल प्रोबेशनरी ऑफिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कितने साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, whereas maturity period of senior citizen, these two are very valid points for probationary officer. अदरवाइज थर्ड में तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कितना है, 15 लाख, काम खत्म। जैसा पर एनम है ना सर ये? पर एनम? हाँ, जो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट रहता है वो। ये मैंने कहीं लिखा क्या पर एनम है? नहीं, पीपीएफ में पर एनम रहता है, तो इसमें कैसे रहेगा? वन टाइम डिपॉजिट है ये, ओके। वन टाइम डिपॉजिट एफडी की तरह, एक बार डाल दिया। एफडी में क्या है, एक बार डाल दिया तो आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, है या नहीं? यस यस। यहाँ पे ये एफडी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एफडी एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बहुत ज्यादा देते हैं, है ना। आज के डेट में एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, लेकिन यहाँ पे हम कितना पे कर रहे हैं, 7.4%। टू whom? टू ओनली सीनियर सिटीजन। वीडियो पॉज हुआ क्या? सर वीडियो पॉज हो गया आपका। हाँ इसमें वीडियो दिख रहा है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ओके, ये दोनों अकाउंट समझ में आए? चलो, वीडियो में हो सकता है 1 मिनट लगे, लेकिन आवाज आ रही है ना? दोनों अकाउंट समझ में आए? हाँ सर। सर ओके, बोलो। हाँ, आपने बोला था कि सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो टीडीआर में मिलता है सीनियर सिटीजन को ना सर? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था कि एकमात्र अकाउंट ऐसा है जहां पर सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। ऐसा कभी नहीं बोला था कि हाईएस्ट रेट टीडीआर में मिलते हैं। एकमात्र ऐसा अकाउंट जहां पे आप नॉर्मल इंसान से कंपेयर करें तो इंसान से कंपेयर करें तो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इंसान की तो बात ही नहीं है, नहीं, स्पेसिफिक अकाउंट है ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है। अगर सर कल मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को किस में मिलता है और उसमें टीडीआर और ये सीनियर सिटीजन का दिया रहेगा, तो किससे सिलेक्ट करने का? आप बताओ क्या हो सकता है आंसर? सीनियर सिटीजन ना। फिर स्पष्ट आपको मालूम है कि सीनियर सिटीजन पे 7.4 मिल रहा है, जबकि नॉर्मल टीडीआर पे 5% एक आम इंसान को, तो 5.5 मिलेगा सीनियर सिटीजन को, लेकिन ज्यादा किस में मिल गए? सीनियर सिटीजन स्कीम। बस काम खत्म हो गया। थैंक यू। चलो, अभी दूसरे अकाउंट की हम बात करेंगे। उस अकाउंट का नाम अकाउंट नहीं है, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। उसका नाम है किसान विकास पत्र। संभवतः आप लोगों ने सुना होगा किसान विकास पत्र के बारे में। कनेक्ट करने नहीं दे रहा है वीडियो, 1 मिनट। आप लोगों ने सुना होगा किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र के ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 124 महीने के बाद आपके पैसे को डबल करने का वादा करता है। आज के डेट में जो किसान विकास पत्र का लिमिटेशन है वो ये कहता है कि आप मेरे पास पैसे दीजिए और ये पैसे आफ्टर 124 मंथ, 124 मंथ कहने का मतलब 10 साल 4 महीने के बाद
हम आपके इस पैसे को डबल करके देंगे, जहां पे लॉक इन पीरियड 2.5 ईयर्स का है। 30 महीने आप इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और क्या है, तो और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज ऑन डेट इज 6.9%। फिर से मैं बोलता हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ के हैं, सुकन्या के हैं, सीनियर सिटीजन्स के हैं और किसान विकास पत्र के हैं, ये चार के चार ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो आपके स्मॉल सेविंग डिपॉजिट के अंदर आते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल सेविंग स्कीम या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट के अंदर ये चार आते हैं और इस चार के चार का जो मालिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से ही ये चेंज होगा। जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएंगे इस चार को अपडेट करके जाएंगे। मुझे कोई आप में से एक इन चारों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 7.1 पीपीएफ, 7.6 सुकन्या और सीनियर सिटीजन 7.4। अभी आप भी का आपने कितना 6 पॉइंट बताया था ना कुछ? अब मुझे क्या पता भाई। 5%। क्या हो गया? 6.7%। कनेक्ट करने नहीं दे रहा है। हाँ, तो पीपीएफ का है कितना? 7.1। सीनियर सिटीजन का कितना है? 7.4। सुकन्या कितना? हाईएस्ट जो इंटरेस्ट हम किसी में पे कर रहे हैं वो है सुकन्या, है ना। 10 साल से कम के बच्चे के लिए खोला जा सकता है, 7.6। और किसान विकास पत्र एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी बार नहीं है, कितने करोड़ अरब रुपए आप डाल सकते हैं। इससे पहले जो भी स्कीम मैंने बताया है उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट फिक्स है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप 1.5 लाख रुपए पर एनम डाल सकते हैं, पीपीएफ में भी आप 1.5 लाख रुपए पर एनम डाल सकते हैं, सीनियर सिटीजन में वन टाइम आप 15 लाख डाल सकते हैं। लेकिन किसान विकास पत्र एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई भी अपर लिमिट फिक्स नहीं है, कितने करोड़ अरब रुपए आप डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि एज ऑन डेट आपके उस पैसे को हम 10 साल 4 महीने, कहने का मतलब 124 महीने के बाद डबल करके देंगे विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9%। लेकिन मिनिमम जो पैसा हम आपसे लेंगे वो 1000 रुपया लेंगे और आप उस पैसे को 2.5 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि 2.5 साल आपकी लॉक इन पीरियड है। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, जब तक वीडियो कनेक्ट हो रहा है तब तक इन बातों को लिख लो। लिखो केवीपी किसान विकास पत्र, केवीपी लिखे, फुल फॉर्म लिखे किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र। दूसरी बात लिखे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? 1.5 लाख ना? सर मिनिमम कितने बोले आप? नो लिमिट। सर मिनिमम कितना बोला आपने? 1000 से सिर्फ 1000। देखो अभी बोर्ड दिख रहा है। यस सर। हाँ ओके, चलो तब तक लिखते रहो, क्लास चलता रहेगा, कोई बात नहीं। वीडियो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है तो अभी हम बोर्ड पे भी काम करेंगे। मिनिमम कितना लिखा? 1000। मैक्सिमम कितना लिखा? नो लिमिट। No limit. नो लिमिट। लॉक इन पीरियड 1 साल है कि 2 साल है? 2.5। 2.5। यस, 30 मंथ। मंथ में क्वेश्चन पूछा जाए मंथ में आंसर दीजिए, ईयर में क्वेश्चन पूछा जाए ईयर में आंसर दीजिए। लॉक इन लिखे हैं 30 मंथ। किसान विकास पत्र, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो मेरे को सोच के बताओ जरा। किसान फार्मर्स। Farmers. इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है?
Farmer. किसान लोग। किसान जनरल पब्लिक, हाँ? जनरल पब्लिक। मैंने जब बोल दिया कि जब सोच के बताओ, इतना ज्यादा सोचने लगे कि उसके नाम में जो किसान लिखा हुआ है उसी किसान के पास चले गए और लखीमपुर पहुंच गए जाके डायरेक्ट। हाँ? किसान विकास पत्र नाम है, इसका कोई भी संबंध किसान से नहीं है। एनी इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट अंडर किसान विकास पत्र लिखें। फॉर इन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय एनीवन। नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे सब कचरा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय एनीवन फॉर एनी इंडिविजुअल। मिनिमम कितना है भाई? 1000। 1000 मैक्सिमम कितना है? नो लिमिट। No limit. हाँ? No limit. लॉक इन कितना है? 5 साल। 5 years. 2.5 years 30 2.5 months। साल। ओके। डबल कब होगा? 10 years 4 4 months। 4 Yes, months। 4 10 years. years 4 months या इसको 124 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6%, सही ना? 6.9। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9%। मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो देखिए आप लोगों ने लिखा या नहीं। लिख लिया? सर वो डबल लिखा है, वो क्या लिखा है? पैसे डबल कब होंगे? आपने 1000 रुपए डाल दिया तो 2000 रुपए कब मिलेंगे आपको? 2000 मिलेंगे 124 महीने के बाद। सर टीडीएस होएगा क्योंकि इसमें लिमिट भी नहीं है ना। टीडीएस दिमाग लगाने का कि टीडीएस होगा कि नहीं। क्या बोलता है, होगा कि नहीं? होगा। होगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप ज्यादा गवर्नमेंट से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी तो बोलेगा कि भाई हमें भी दो, मैं ही आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरा भी कुछ तो दो, तो टीडीएस लगेगा। दिस इज किसान विकास पत्र। कोई दिक्कत? चलो आगे। हाँ। 3 अकाउंट है। एनआरई अकाउंट पढ़ाया है क्या? नहीं सर। वैसे व्यक्ति जो भारत की सीमा से भारतीय हैं लेकिन भारत की सीमा से आधे साल से ज्यादा दूसरे सीमा में रहते हैं, कहने का मतलब 182 डेज प्लस। अगर कोई व्यक्ति भारत के ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहता है, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर दुनिया की कोई भी कंट्री हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। इंडियन है लेकिन रहने वाला वो इंडिया का नहीं है, इसका अर्थ हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, क्योंकि आधे साल ज्यादा वो दूसरी सीमा में रहता है। क्या वो भारत में सेविंग अकाउंट खोल सकता है? हाँ सर। खोल सकता है? नहीं, बोलो। नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता है भाई? नहीं खोल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ये तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही ना, RI तो है ही ये। आप जाने कि अगर वो NRI है, भारत में उसको सेविंग अकाउंट खोलने की आजादी नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही अकाउंट खोल सकता है। अगर उसने चोरी छुपके सेविंग अकाउंट खोल रखा है, कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इनकम टैक्स उस पर सवाल क्वेश्चन मार्क लगाती है तो उसका आंसर उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इस कारण से एनआरआई सिर्फ 3 ही टाइप के अकाउंट खोल सकता है और वो तीनों टाइप के नाम मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्लर्कियल एग्जामिनेशन में सिर्फ इसके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन में इसके नीचे की बात आपसे पूछी जाएगी। तो आप जाने कि एनआरआई कस्टमर के लिए एनआरआई अकाउंट है ही नहीं। फिर से बोल रहा हूं, एनआरआई के लिए एनआरआई अकाउंट होता ही नहीं है। नहीं तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेबल अकाउंट फॉर एनआरआई कस्टमर, पहला ही ऑप्शन रहता है एनआरआई अकाउंट। तो लगता है कि भाई एनआरआई है तो एनआरआई होगा ही, एनआरई भी होगा ही, एनआरओ होगा ही, एफसीएनआरबी, ये लगता है कुछ अटपटा सा नाम है, इस पर टिक मार्क कर देते हैं कि एफसीएनआरबी का संबंध दिख तो नहीं रहा है कि एनआरआई से होगा, लेकिन देयर इज नो एनआरआई अकाउंट फॉर एनआरआई कस्टमर। ये स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो 3 अकाउंट एनआरआई के लिए हो गए। पहला नाम है एनआरई, दूसरा नाम है एनआरओ और तीसरा नाम है एफसीएनआर। तो यहाँ पे एनआर इज कांस्टेंट, सब जगह एनआर कांस्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होगा एनआर का? नॉन रेसिडेंट है वो इस 4 के 4 नाम में घूम फिर के आ रहा है। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एनआरआई नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पे एनआर नॉन रेसिडेंट ही होगा, यहाँ भी एनआर नॉन रेसिडेंट ही होगा, यहाँ भी एनआर नॉन रेसिडेंट ही होगा। सिर्फ आपको ई फॉर याद करना है, ओ फॉर याद करना है और एफसी फॉर याद करना है, क्योंकि बी आपको याद करने के लिए नहीं है। बी वही नाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा? बैंक। बैंक। एनआरई, ई का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल हो गया। ये क्या है? ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। ओ फॉर ऑरेंज बोलने तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऑर्डिनरी। ओ फॉर ऑर्डिनरी। एफसी का मतलब है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, हाँ। बोर्ड दिख रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। किसके लिए है ये? होम किसके लिए होगा? एनआरआई। ये भी किसके लिए होगा? एनआरआई। ये भी किसके लिए होगा? एनआरआई। देखिए, जिस समय मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आरबीआई के पास जो छापे खाने हैं, पैसे को छापने का राइट किसके पास है? तो प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के पास है। कितनी जगह ये प्रिंटिंग प्रेस है? 2 जगह। कितनी जगह है ये करेंसी प्रिंटिंग प्रेस? एक ही जगह पे। सब 4 जगह है। वेरी गुड। किसने बोला ये 4 जगह? क्या नाम है मैडम आपका? अपेक्षा। सर आपने आरबीआई बोला था ना, गवर्नमेंट के पास 2 है और आरबीआई के पास 2 है ना सर, ऐसा? अरे क्या बात है, तुमने तो और भी दिल खुश कर दिया। तो बताओ फिर गवर्नमेंट के पास कौन सा है और आरबीआई के पास कौन सा है? गवर्नमेंट के पास एसपीएम, सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग ऐसे कुछ लिमिटेड ऑफ इंडिया है, ऐसे कुछ था सर। और आरबीआई के पास भारत रूरल बैंकिंग मुद्रा नोट ऐसे कुछ। तुमने तोड़ मरोड़ के भी बोला है, फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम याद है कि 4 प्रिंटिंग प्रेस है। इस 4 प्रिंटिंग प्रेस में से 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा है BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक एंड मुद्रण प्रेस लिमिटेड। मैसूर में है, देवास में है, सालबोनी में है ना, बेंगलोर में है। ओम शांति। जब आरबीआई से आएंगे तो आगे की बात करेंगे। यहाँ पे कोई समझने में दिक्कत? नहीं सर। वहां पे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई के पास पैसे छापने का मशीन है, तो आखिर हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतने पैसे की जरूरत है, क्यों नहीं हम छाप सकते हैं? वहां पे आंसर मैंने दिया था क्योंकि हमें
फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे पास होगा उतना ज्यादा हम पैसे का प्रिंट कर सकते हैं। इसके पीछे की लॉजिक मैंने वहां पे बताई थी, अभी उस बिंदु पर नहीं जाऊंगा। यही कारण है कि फॉरेन करेंसी को आपके भारत में खींचने के लिए अकाउंट बनाए गए हैं। सपोज मेरे अंकल कहाँ पे है, यूएस में है, वहां पे वो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं 4 लाख रुपए। अगर इंडिया में भेजने के बाद उनको टैक्स लगे तो क्या वो इंडिया भेजेंगे? आंसर इज नो। नो। और अगर नहीं भेजेंगे तो हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कम होगा, और जैसे ही कम होगा हमारी प्रिंटिंग कम होगी। हमारी प्रिंटिंग कम होगी तो हमारे जो हमें पैसे का डिमांड चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो बाकी क्या चीजें आप समझ सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, यहाँ भी कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, और यहाँ पे टैक्स लगेगा नो टैक्स। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए आप भेजिए, डॉलर में भेजिए, पाउंड में भेजिए, रूबल दिनार में भेजिए, है ना, दिरहम में भेजिए, किसी भी फॉरेन करेंसी में भेजिए, नो टैक्स, टैक्स एग्जम्प्टेड। यहाँ भी कोई भी पैसा आप भेजिए, टैक्स एग्जम्प्टेड। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आप क्रेडिट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही होगा। तो फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। यहाँ भी फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, आप वहां पे रख के कमा रहे हैं तो भी हम आप टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में सपोज ये मेरा घर है और ये घर छोड़ के मैं दुबई में शिफ्ट हो गया, लेकिन इस घर का रेंट मेरे को आ रहा है और इंडियन करेंसी में मुझे आ रहा है, क्योंकि मेरा जो इंडिया में कोई पैसा अर्न होगा वो तो फॉरेन करेंसी में होगा नहीं, इंडियन करेंसी में होगा। तो अगर इंडियन करेंसी में अर्न होगा तो इस दोनों अकाउंट में मैं रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कहता है कि मेरे पास फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, ये भी कहता है कि मेरे पास फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं जो अकाउंट खोल सकता हूँ वो अकाउंट कौन सा होगा? एनआरओ अकाउंट होगा। और चूंकि यहाँ पे इंडियन करेंसी आ रही है इस कारण से यहाँ पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिया में अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आप गवर्नमेंट से अर्न ही नहीं कर रहे थे, आप गवर्नमेंट के लिए पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पे नो टैक्स है। और यहाँ भी क्या है, तो बाहर की मुद्रा है, बाहर की रुपीज है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन, ये बात जरूर ध्यान रखने का कि फॉरेन करेंसी में कौन कौन से अकाउंट खोले जा सकते हैं। विच टाइप ऑफ account can be opened in foreign currency specifically। फिर से पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, which type of account can be opened in foreign currency specifically। ऑप्शन आपको देता हूं NRO, ऑप्शन आपको देता हूं NRE, ऑप्शन आपको देता हूं किसान विकास पत्र, और ऑप्शन आपको देता हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कौन सा होगा आंसर? NRE। अभी तो बहुत अच्छा रहेगा ना, 1 महीने के बाद ये एनआरई होता क्या है वही नहीं पता चलेगा। लिखें अकाउंट फॉर एनआरआई कस्टमर, अकाउंट फॉर एनआरआई कस्टमर। यहाँ पे एनआरआई के सामने में आप लिख लें द पर्सन स्टेज more than 182 days। The person person stays more than 182 days stays। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मोर देन the person stays या reside more than 182 days outside। The person stays more than 182 days outside the geographical territory of the country। सर 182 के बाद क्या बोले? Outside more than 182 days from his own geographical territory, from his own geographical territory of country। लिखें the accounts which are available for NRI customers are as follows। सर एक बार फिर से
हेलो सर, एक बार एनआरआई का एक बार फिर से पढ़ो ना The सर। person stays/resides more than 182 days outside from his own geographical territory of country. More than 182 days outside geographical territory of country called NRI. किसको कहेंगे हम NRI? तो जो भारत में है, हम और आप जाते ही नहीं है कहीं, उसको हम कहेंगे NRI। और जो ये शिप पे घूमता है, 3 महीने शिप पे रहा, 4 महीने फिर भारत में रहा, फिर 3 महीने शिप पे गया, तो उनको हम बोलते हैं NRI। जो वहां पे जाके शिफ्ट हो गए, कभी कभी भारत में आते हैं, उनको हम बोलते हैं NRI। इंडियन है लेकिन ज्यादा समय वो विदेशी धरती बिताते हैं, तो NRI है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। The accounts which are available for NRI customers are as follows. पहला NRE, NRO, FCNRB। NRE, NRO, FCNRB। NRE का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। NRO का क्या होगा? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। FCNR का क्या होगा? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। सर आपने तो बोला था कि एनआरआई के लिए इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं होता, तो फिर भी सर। मैडम मैंने बोला था NRI के लिए NRI कोई अकाउंट होता ही नहीं है। ध्यान से सुने मेरी बातों को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि NRI के लिए NRI अकाउंट नहीं होता है। मतलब तो फिर ये तीनों अकाउंट हो सकते हैं ना सर? मतलब इन हाँ। तीनों अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि NRI के लिए NRI अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है। कौन सा अकाउंट होता है? तो NRE, NRO और FCNR होता है। समझ में आया अभी? हाँ सर। NRI account is not a type of account applicable for NRI customer। ये स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर। तो कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होता है NRI के लिए? ओनली NRE, O और FCNRB। फुल फॉर्म लिखें इस तीनों का। NRE में लिखे नॉन टैक्सेबल, FCNR में लिखे नॉन टैक्सेबल और NRO में लिखे टैक्सेबल। और अंत में लिखे NRE में ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। इसी को कॉपी करें और FCNRB में डालें। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड इन टर्म्स ऑफ FD। बताता हूं क्या लिखा है मैंने। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड इन टर्म्स ऑफ FD। और NRO में लिखे इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। अभी आपसे पूछेगा कि which of the following is a FD account for NRI customer। क्या लगाइएगा टिक? क्वेश्चन पूछेगा which of the following is a FD account for NRI individual। कहां पे टिक मार कीजिएगा? FCNRB। Yes। NRE and NRO both are treated as saving account for NRI customer। One is in terms of foreign currency, other in terms of Indian currency। Whereas NRI can have FD, but उनके लिए जो FD है वो TDR नहीं है या FD नहीं है। उनके लिए जो TDR का नाम है वो FCNRB है। समझ में आया?
सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, समझ में नहीं आया। वॉइस ब्रेक हो रहा है, नहीं आ रही आवाज। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके, हमारे लिए सेविंग अकाउंट का नाम क्या है? फॉर हमारे और आपके लिए सेविंग अकाउंट का नाम क्या है? सेविंग अकाउंट ही है ना, सेविंग अकाउंट। हाँ या फिर सैलरी अकाउंट है ना? अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट वो होगा। और हमारे और आपके लिए जो एफडी है, जो एक साथ हम जमा करते हैं, वो एफडी है या आरडी या टीडीआर है। लेकिन जो एनआरआई है उनके लिए जो सेविंग अकाउंट है उसका नाम है दो, एक तो एनआरई, दूसरा एनआरओ। अंतर दोनों में सिर्फ एक है कि एक में इंडियन करेंसी जमा होगा क्योंकि आप इंडिया के अंदर से अर्न कर रहे हैं, और दूसरे में फॉरेन करेंसी जमा होगा जिसका नाम है एनआरई। लेकिन एक एनआरआई कस्टमर ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए एफडी भी खोल सकता है, तो उसके लिए जो एफडी अकाउंट का नाम होगा उसका नाम है एफसीएनआरबी। यहां तक की बातें समझ में आई? यस सर। फॉरेन करेंसी प्लस इंडियन रुपीज। एनआरओ में दोनों जमा हो सकते हैं, फॉरेन प्लस इंडियन दोनों जमा हो सकते हैं। सर वो एफडी और सेविंग वाला एक बार रिपीट कर देना। पहले आप क्वेश्चन पूछिए, आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे है, फिर मैं उसको सही करता हूँ। एनआरई मतलब सेविंग अकाउंट है कि एफडी? अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ मेरे को ये बताओ कि आपने एनआरई में कहीं एफडी वर्ड का यूज किया है या एफसीएनआर में कहीं एफडी वर्ड का यूज किया है? जब देख के बताओ क्या लिखा है आपने। एफडी वर्ड का यूज कहाँ पे क्या होता है, ये मेरे को। एनआरई में सर। एफडी वर्ड का यूज आपने लिखने में और जो मैंने लिखाया उसमें कहाँ पे किया है वो बताओ। एनआरई FCNRB। इसका मतलब ये है कि चाहे तो आपने लिखा नहीं है या कि मतलब आपने सही ढंग से सुना नहीं है। सर ऐसा जंबल लिखा अब हो ओनली गया था फॉरेन वो। करेंसी कैन सर बी आपने डिपॉजिट इन NRE टर्म में ऑफ बोला था। एफडी। हाँ बोलो, कोई सही बोल रहा है। जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है बाबू? ओनली फॉरेन सर करेंसी आपने कैन बी डिपॉजिट इन टर्म ऑफ एफडी। कौन से अकाउंट में लिखा है ये स्टेटमेंट? एनआरई। अरे हाँ सर एनआरई में ही पता है सर। अरे ऐसा अगर तरीके से गलती से, तो एनआरई से उसको कट कीजिए और एफसीएनआर बी में डालिए, क्योंकि एफसीएनआर बी इज ए टाइप ऑफ एफडी अकाउंट फॉर एनआरआई इंडिविजुअल। सर पहले आपने एनआरई। सर आपने दोनों बोले थे, एनआरबी भी और एफसी में भी बोले थे लिखने। नहीं, एनआरई इज नॉट एफडी, ओनली एफसीएनआर इज एफडी। एनआरई एनआरओ आर सेविंग अकाउंट। सर एनआरई से फिर हम कट कर रहे ना? बिल्कुल कट करो, कट मत करो, फाड़ दो उसको। FCNR is a type of FD account for NRI customer, whereas NRE and NRO are saving account for NRI customer. In NRE, only foreign currency can be deposited, whereas in NRO, both currency can be deposited. In NRE, no tax will be deducted. In NRO, applicable tax will be applicable because Indian currency वहां पे जा रहा है। अभी कोई दिक्कत? नहीं सर अभी क्लियर हुआ। मुझे आप में से कोई एक बताओ कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट? डीडी जो कॉलेज या फिर किसी में एक अमाउंट बोलते हैं, उसका हम लोग डीडी बनाते हैं ना, इतने ही अमाउंट का। और कोई आंसर देना चाहेगा? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट? सर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है क्या? हाँ, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ओके, कोई और आंसर देना चाहेगा? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? सर डिमांड डिपॉजिट में हम लोग डिमांड कर सकते कि हमको इतना डिपॉजिट चाहिए। कौन डिमांड कर सकता है? आप? नहीं सर, आप डिपॉजिट करें तो बैंक करेंगे ना सर। अकाउंट होल्डर। ओके, देखो
किसी ने अभी आंसर दिया कि सर कॉलेज डिमांड करता है, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, वो डीडी होता है, जिसको डिमांड ड्राफ्ट। तो जब मैं चेक का कंपैरिजन डिमांड ड्राफ्ट से करूंगा उस समय उस डीडी की बात करूंगा। यहाँ पे बड़े को छोटा नहीं करने का, मैंने कभी हमेशा छोटे को बड़ा करना सिखाया है, बड़े को छोटा नहीं करना सिखाया है। इस तरह से ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अलग अलग मैंने आपको बताया है कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो अकाउंट आते हैं, एक का नाम होता है सीए, दूसरे का नाम होता है एसए, और इसको मिला के जिस नाम से हम जानते हैं उसको हम कहते हैं कासा, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सेविंग। सर वॉइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रिपीट कीजिए ना, आपकी वॉइस चली गई थी। सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। आ रहा है। मैंने क्या बोला कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जब मैं सेविंग अकाउंट लिखा रहा था या करंट अकाउंट लिखा रहा था या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट लिखा रहा था, और उस समय आपको एफडी के ऊपर भी बोला था कि टाइम डिपॉजिट लिखो, आरडी के ऊपर भी बोला था टाइम डिपॉजिट लिखो, बोला था या नहीं? देखो किसने नहीं, टाइम डिपॉजिट टीडीआर सर ये था। हाँ एफडी वही टीडीआर होता है, तो उसके ऊपर लिखा है कहीं टाइम डिपॉजिट? हाँ सर। हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हमारा ऐसा अकाउंट जिसमें हम डिमांड करें तो बैंक पैसा दे, तो वो अकाउंट कहलाता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। कहने का मतलब करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट के अंदर भी दो अकाउंट आते हैं, एक का नाम है एफडी जिसको हम कहते हैं टीडीआर या एफडी, और दूसरे को हम कहते हैं आरडी। ये ऐसे अकाउंट हैं जिसमें हमने पैसा डाल दिया, ध्यान से सुने, ये ऐसे अकाउंट हैं डिमांड या टाइम डिपॉजिट जिसमें हमने पैसा डाल दिया और 10 साल तक घर में सोए रहे, 10 इयर्स बिल्कुल आराम से हम सोए रहे, हम बैंक में नहीं गए कि भाई साहब हमारा अकाउंट है, हमारे पैसे हैं, हमें दीजिए, हमने छोड़ दिया। हमने अकाउंट खोला था कहीं पे सैलरी के लिए, वहां से हमारा ट्रांसफर हो गया, 200-400 रुपए थे, हमने छोड़ दिया कि 200-400 रुपए के लिए क्या 1000-2000 रुपए का टिकट खर्च के उस बैंक में जाऊं, फिर वहां पे बोलेगा कि भाई इनऑपरेटिव अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट है, फिर केवाईसी दो, इतना लफड़ा क्या है करने का, 400 रुपए को छोड़ दो। तो अगर ऐसा कोई भी सेविंग या करंट या एफडी या आरडी 10 सालों तक आपने छोड़ दिया है, वो अकाउंट बैंक के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं और उस पैसे को भेज दिया जाता है बैंकर्स बैंक के पास। बैंकर्स बैंक कौन है? एसबीआई है ना? SBI। क्या नाम है? आरबीआई। 10 सालों के बाद वैसे अकाउंट जो 10 साल तक टच नहीं किए गए हैं, बैंक उस पैसे को बंद कर देगी और बंद करने के बाद आरबीआई को भेजेगी, और आरबीआई के जिस अकाउंट में वो पार्क होगा उस अकाउंट का नाम है DEAF, डीस अकाउंट। इस डीस का फुल फॉर्म है, डी स्टैंड फॉर डिपॉजिटर, ई स्टैंड फॉर डिपॉजिटर एजुकेशन, डिपॉजिटर एजुकेशन, ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड? Yes sir. F stand for fund, depositor education awareness fund। डीस अकाउंट में वो पार्क होगा। ये डीस अकाउंट किसका होता है? बैंक का होता है या आरबीआई के पास होता है? आरबीआई। ओनली आरबीआई। कौन सा पैसा डीस अकाउंट में जाएगा? एनआरआई का पैसा डीस अकाउंट में जाएगा या इंडिविजुअल का पैसा डीस अकाउंट में जाएगा? इंडिविजुअल। 10 सालों से आपने वो यूज नहीं किया है तो ही वो डीप अकाउंट आरबीआई के पास जाएगा, और आरबीआई फर्दर उसे क्या करती है तो उसे किसको दे देती है? नाबार्ड। एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी बैंक, रूरल फाइनेंस की सबसे बड़ी बैंक, एसएचजी की रेगुलेटर है ना, या फिर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की फादर, नाम है 1982 में हमने इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया, नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे
इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में किया है, ये पैसा फर्दर नाबार्ड के पास जाएगा। अभी तक समझने में कोई दिक्कत? बैंक से निकला, नो सर। बैंक के सेविंग से निकला, आरबीआई के डीप में गया, आरबीआई के डीप से निकला, नाबार्ड में गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस सब कुछ चीज को भूल जाएं और सिर्फ याद रखें कि इस डीफ का फुल फॉर्म क्या होता है। काम खत्म हो गया। लिखे हैं डीफ अकाउंट। डीफ फुल फॉर्म लिखें, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। क्या सर? डिपॉजिटर एजुकेशन डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयर, बोर्ड पे लिखा है मैडम, देखिएगा बोर्ड, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड लिखें। सच डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सच डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सच डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ब्रैकेट में लिखिए सेविंग करंट स्लैश एफडीआरडी, सेविंग करंट स्लैश एफडीआरडी। रिपीट कीजिए नहीं। तो वापस रिपीट करो। सर रिपीट करो ना। सच अ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। Depositors. Yes, audible? यस सर। यस सर। Yes. तो भाई ऐसा किसका अकाउंट है जो बैंक में छोड़ दिया है उन्होंने? तो देख लीजिए आपके अकाउंट में क्या होगा। कहां तक लिखा है बताओ जरा एक बार। टाइम डिपॉजिट अकाउंट सेविंग स्लैश करंट। एक बार फिर से बोलो जरा, कोई एक ही बोलो। Such a demand and time deposit account. ओके। सच डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ब्रैकेट में आपने लिखा सेविंग करंट एफडीआरडी, which are untouched for more than 10 years. For more than 10 years, the amount will be transferred to RBI. The amount will be transferred to RBI. The amount will be transferred to RBI this account. RBI के बाद The amount will be transferred to RBI this account. Further, RBI transfer this amount to NABARD. Further, RBI सर दिस अकाउंट के बाद Further, RBI transfer this amount to NABARD. सर वो अनट्रप्ट क्या बोला था सर आप? अनटच्ड का मतलब होता है कि आपने कभी गए नहीं, आपने कभी पूछा नहीं, आपने उस अकाउंट वैसे ही इनऑपरेटिव छोड़ दिया है ना। 10 सालों तक आपने उसमें से एक भी ट्रांजेक्शन, नो डेबिट नो क्रेडिट,
कोई भी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी जमा या फिर कोई भी निकासी, कोई भी डिपॉजिट या फिर कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ है, वैसे अकाउंट को हम बोलते हैं अनटच्ड अकाउंट, है ना? सुने? स्पेलिंग क्या है उसकी? अरे टच लिखो पहले, अनटच अनटच और टच के UN आगे अन लगा दो, काम खत्म हो गया। अनटच और अंत में ही भी लगा दो, बिना छुआ हुआ अकाउंट, हमने कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं किया, कोई भी विड्रॉल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड अनटच। देखिए एक एफडी मैक्सिमम कितने सालों के लिए आप कर सकते हैं? एफडी मैक्सिमम कितने सालों के लिए हो सकता है? 10 years। 10 years, वेरी गुड। लेकिन इस 10 सालों मैच्योरिटी के बाद 10 years, अगर किसी ने एफडी किया है 5 सालों के लिए, तो ये ऐसा नहीं कि फर्दर 5 साल मतलब 10 साल पूरे हो गए और ये चला जाएगा डीफ अकाउंट में, नहीं, मैच्योर हो गया ये 5 साल के बाद, तो यहां से इसका 10 साल काउंट होगा। समझ में आया? अगर कोई एफडी आपने 2 सालों के लिए बनाया है तो 2 साल के मैच्योरिटी के बाद 10 साल काउंट होगा, ना कि 2 साल के 8 साल के बाद ही ये डीफ में ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी समझ में आया है? हाँ सर। लेकिन सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट आपने आज खोला, तो आज से ही आपने अगर 10 साल ऑपरेट नहीं किया, सपोज 5वें साल में आपने 100 रुपए निकाल लिए, तो इस 5वें साल में ये ऑपरेटिव हो गया, तो यहां से 10 साल काउंट होगा। समझ में आया क्या? नो सर, फिर से रिपीट। नो सर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझ में आया फिर समझाता हूं। एक सेविंग हमने आज खोला बैंक में जाके, वो सेविंग खोल लिया, 500 रुपए इसमें डाल लिए, और फिर आज से कभी बैंक में गया ही नहीं, क्योंकि मेरा ट्रांसफर दूसरे जगह हो गया, मैं दूसरे बैंक में चला गया। 10 सालों के बाद ये पैसा चला जाएगा कहां पे? तो डीफ अकाउंट में। लेकिन अब दूसरी केस बता रहा हूं, मैंने 500 रुपया में बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला और ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे स्टेट में, फिर 6 सालों के बाद उसी स्टेट में आया और फिर जाके वहां पे बैंक में केवाईसी अपडेट कर लिया उसी अकाउंट को, तो ये अकाउंट चालू हो गया। 500 रुपया जो जमा था, ये अकाउंट फिर से केवाईसी सबमिट करने के बाद चालू हो गया, तो ये पैसा फिर डीफ अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये ऑपरेटिव अकाउंट हो गया। लेकिन यहां से फिर से मैंने चालू तो करवा लिया, लेकिन फिर से 10 साल तक मैं नहीं गया, तो ये कितना साल हो गया? 5 साल यहाँ, 10 साल यहाँ, मतलब इनऑपरेटिव अगर 10 साल तक रह जाता है तो ही ये पैसा डीफ में ट्रांसफर होगा। अगर आपने 9वें साल में ऑपरेटिव कर लिया है तो फिर डीप में जाएगा नहीं। 10 साल तक आपने उस अकाउंट में कुछ भी नहीं किया तो ही वो डीप में जाएगा। अगर एक बार डीफ में गया तो वापस पैसे रिटर्न नहीं मिलेगा ना सर? अगर एक बार डीप में चला गया और 15 साल के बाद आपको याद आया, 15 साल के बाद आपको पासबुक मिल गया, या फिर कैसे भी आपको मालूम चल गया कि अकाउंट में, सपोज फादर ने अकाउंट जहां पे रहते थे, जहां पे ऑफिस थे, उनको ओपन कर लिया, घर वालों को पता नहीं चला, फादर का डेथ हो गया। डेथ होने के बहुत सालों 20 सालों के बाद पता चला कि अरे फादर का ये अकाउंट था, उसमें 6,000 रुपए थे या फिर 7,000 रुपए थे, तो आप उसके अगर लीगल हायर हैं तो आप उस बैंक में क्लेम कर सकते हैं। बैंक फिर से आपको पूरी पैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी। समझ में आया? और अगर वो पर्सन अलाइव ना तो? हाँ? जैसे ये फादर का केस हुआ ना, क्योंकि घर पे किसी को पता नहीं था, ऐसा अगर समझो मैं रहता और मेरा अगर 10 साल तक मैंने कुछ किया नहीं, आपके फादर हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर डीफ में पैसा चला गया है और उसका वारिस जिंदा है या वो खुद जिंदा है, मेरा ही अकाउंट था, मेरे 15 साल के बाद उस शहर में गया, मैं खुद हूं, अगर मैं खुद हूं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर मेरे फादर का था तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं ही एक वारिस हूं, तो फादर वाले मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं खुद ही जिंदा हूं, खुद ही जा रहा हूं, तो मैं या तो बिल्कुल एक ही फॉर्म पे साइन करूंगा, बैंक भेजेगी आरबीआई को, आरबीआई पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगी। अभी समझ में आया? डिमांड डिपॉजिट हाँ, तो वो फिर आरबीआई अपनी जेब से पैसा देगा सर, क्योंकि वो नाबार्ड को तो ट्रांसफर हो गया, वो एग्रीकल्चर के लिए पैसा, वो मतलब जो भी अमाउंट है वो चला गया। हाँ, नहीं तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके तो पैसे चले गए, ठीक है, लेकिन क्या आरबीआई के पास सिर्फ उतने ही पैसे रहते हैं?
नहीं पता है सर, पर वैसे कैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। नहीं मिलेगा आपको, अपने पैसे से मतलब है ना। आप एग्रीकल्चर में चला गया, नाबार्ड ने उसको कुछ भी बड़ा पाव बना दिया, उससे क्या मतलब? आपको अपने पैसे चाहिए ना, तो आपने अगर क्लेम किया तो आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? एविडेंस एक्ट में ये कहा जाता है कि अगर 60 साल तक कस्टमर हमारे पास नहीं आया है तो उसको एविडेंस एक्ट ये कहती है कि आप इसे चाहे तो गुमशुदा मान लें या फिर मृत मान लें, है ना? तो फर्दर 3 साल का एक्सटेंशन लगा के 10 साल बैंक उसको कंसीडर करके चलती है। कि समझ में आया अभी लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ सर। यस। डिमांड डिपॉजिट और डिमांड लायबिलिटी सेम है क्या? फिर से पूछो। डिमांड डिपॉजिट और डिमांड लायबिलिटी सेम है क्या? डिमांड डिपॉजिट इज फॉर अस, हमारी जो एफडी है वो हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन अगर बैंक का चश्मा आप पहन लेंगी तो आपके लिए कस्टमर का डिपॉजिट क्या दिखाई देगा? लायबिलिटी। हो गया। तो डिमांड डिपॉजिट इज फॉर कस्टमर, वेर सेम डिपॉजिट इज ए लायबिलिटी फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया अभी? ओके। किसी के पास कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन है क्या किसी के पास? नो सर। नहीं, ओके, बराबर। इतनी ही बात आज से क्लास हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास मुलाकात नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना? किसी को कोई पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। दुआ में याद रखना।